हे गाइस, आपका स्वागत है भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इस क्लास में। मैं हूं अर्शद अली। संविधान में हमारा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, या इसी को हम मौलिक अधिकार बोल देते हैं। तो इसमें हमने समता का अधिकार जिसमें आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक डिस्कस किए हैं। इससे अगला जो है स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें हमने आर्टिकल 19 से 22 तक डिस्कस किए हैं। आज हम तीसरा मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट को डिस्कस करेंगे जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें दो ही आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आइए इन दोनों आर्टिकल्स को समझते हैं और इस पर बड़े आप अलग अलग परीक्षाओं में देखेंगे तो प्रश्न पूछा हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो ये तीसरा फंडामेंटल राइट है, इसकी बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले ये प्रश्न जो बनता है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें कुल कितने अनुच्छेद बताए गए हैं। तो याद रखिएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये दो ही आर्टिकल मिलते हैं और आर्टिकल 23 जो है, इस आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए। पहले क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में हमारे देश में मानव को दास बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था, उनसे जो है कार्य करवाए जाते थे और उनको मेहनताना भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर हम बात करें अंग्रेज़ों के समय की, आधुनिक काल की, तो अंग्रेज़ जो हैं अपने समय में ज़मींदारी व्यवस्था उन्होंने लागू की थी और ज़मींदारों के माध्यम से जो भारत के किसान हैं वो उन किसानों का शोषण किया करते थे, है ना। उनसे जबरन जो है एक तरीके से लगान वसूला जाता था, उनका टारगेट होता था अंग्रेज़ों को कर देना या राजस्व देना, ठीक। तो इस तरह से शोषण जो है प्राचीन काल से ही हम देखते आते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल या आधुनिक काल, इन तीनों ही कालों में हमारे देश के लोगों के साथ, चाहे उनको गुलाम बनाकर, चाहे दास बनाकर, और चाहे हम कहें किसानों के थ्रू, जो है इनके शोषण हमेशा होते रहे आए थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, वर्तमान की, हमारे संविधान की, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, तो मानव के साथ जो दुर्व्यापार है और जो बलात्श्रम है, इस पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर समझते हैं, जो दुर्व्यापार का मतलब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। पहले क्या होता था, मनुष्य को खरीदा जाता था, बेचा जाता था, ठीक है, गुलाम बना करके। तो अब जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर जो ये मतलब मनुष्य मानव को बेचने और ख़रीदने की जो प्रथा है, इस पर अब बैन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 23 के तहत, ठीक है। तो ज़बरदस्ती भी आप किसी को गुलाम बनाकर कार्य नहीं करवा सकते हैं। बलात्श्रम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब मनुष्य को, मानव को बेचा नहीं जा सकता, ख़रीदा नहीं जा सकता। तो हमारा जो संविधान का आर्टिकल 23 है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है इसको। अनुच्छेद 24 में है। अनुच्छेद अगला देखिए, जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आपने देखा होगा, बच्चे जो हैं फैक्ट्रीज़ में काम करते, छोटे बच्चे कम उम्र में ही जो है फैक्ट्रीज़ में काम करने लगते, कहीं दुकान पे, कहीं शॉप्स पे, कहीं भी, ठीक। तो उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। भाई बच्चों से काम भी करवाया जाता है लेकिन उनको मेहनताना नहीं दिया जाता है। एक तरीके से इसको पूरी तरह से निषेध किया गया है, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो बच्चों को एक तरीके से जो कारखाने हैं उसमें कार्य करने से रोका गया है, या अलग अलग जगहों पर जो है एक तरीके से इस श्रम को रोका गया है बच्चों से संबंधित। चलिए आगे बात करते हैं। तो बाल संरक्षण से संबंधित बाल श्रम पर जो है एक तरीके से क्या किया गया है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, इसी को बाल श्रम पर, ठीक है, बाल श्रम पर प्रतिबंध, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑन या प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। बच्चों से आप कार्य नहीं करवा सकते हैं किसी भी स्थल पर, ठीक है, चाहे किसी भी स्थल पर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सार्वजनिक हो। इसी के लिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम आया था, सुरक्षित करने के लिए बच्चों को 2005 में। क्लियर है। अगला जो आर्टिकल है उसको देख लेते हैं। अगला आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो तीन हमने डिस्कस कर लिए, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 फंडामेंटल राइट कवर हो चुके हैं। चौथा फंडामेंटल राइट हमारा क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो भारत को आप जानते हैं एक डाइवर्स कंट्री है भारत क्या है, एक डाइवर्स कंट्री, मतलब यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। तो सभी को अपना धर्म मानने की जो है यहाँ पर छूट दी है हमारे संविधान ने। और किस किस तरह की क्या क्या छूटें दी हैं, आइए इस पर ही जिक्र करेंगे। इसमें स्पेसिफिकली आर्टिकल्स में मेंशन किया है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपसे पूछता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कितने अनुच्छेद दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 25 से 28 हैं, 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल इसमें बताए हुए हैं। 4 आर्टिकल को देखेंगे कि ये चारों आर्टिकल धर्म से संबंधित है, धर्म में आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसकी छूट यहाँ मिली हुई है। तो इसमें आर्टिकल 25 आता है,
आर्टिकल 25 किस बारे में बात करता है? किसी भी धर्म की उपासना एवं उसके रीति रिवाजों को मानने की आवश्यकता, या हम कहेंगे अधिकार इसको, ठीक है, यहाँ करिए इसको अधिकार। किसी भी धर्म, आप किसी भी धर्म को भारत में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसकी जो रीति रिवाज है, कस्टम्स हैं, कल्चर है, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन एंड इट्स कस्टम, ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 में है। तो ये आर्टिकल याद रहेगा, आर्टिकल 25 आर्टिकल। अब एक प्रश्न यहाँ से आता है, भाई भारत में तो अलग अलग रिलीजन है, तो उसमें कई सारे रिलीजन हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, ठीक है, यानी इस्लाम धर्म है, इसके अलावा सिख हैं, जैनिज़्म है, पारसी हैं, बुद्धिज़्म है, ये सारे हैं। तो एक प्रश्न आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, मैंने यहाँ मेंशन किया है, इसी आर्टिकल में आपसे बोला गया है, इसी आर्टिकल में क्या किया गया है, एक यहाँ पर छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं और ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस आर्टिकल में 25वें आर्टिकल में आपसे जो है बोला गया है कि हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदू शब्द का प्रयोग कौन कौन से रिलीजन के लिए किया गया है इस आर्टिकल 25 में? याद रखिएगा, हिंदू शब्द का प्रयोग इस आर्टिकल में हिंदू लोगों के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, सिख धर्म के लिए, इन चारों धर्म के लोगों को क्या माना गया है? हिंदू माना गया है। ये स्पेसिफिकली आप याद रखेंगे। और जो सिख होते हैं, देखो भाई, सिख जो हैं, सिखों को आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थानों पर, पब्लिक बेसिस पर जब वो जाते हैं तो अपने साथ वो कृपाण धारण कर सकते हैं, ठीक, उनको ये छूट मिली है। तो आपसे पूछता है कि सिखों को सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण ले जाने की इजाज़त जो है कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? तो ये रहेगा आर्टिकल 25, ठीक है। अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति सिखों के अलावा कृपाण लेकर के सार्वजनिक स्थान पर जाता है तो वो अलाउड नहीं किया जाता है उसको। क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि ये सिखों का जो धर्म है, सिख धर्म जो है, उसमें ये कस्टम है, ये रीति रिवाज है, उसमें पंज केश होते हैं, तो वो उनको धारण करते ही हैं, ठीक। तो सिर्फ सिखों को ये छूट है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल के तहत मिलती है? 25। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 26 की। आर्टिकल 26 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 26 के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी धार्मिक सम्मेलन, देखो धर्म से संबंधित चारों आर्टिकल, किसी भी धार्मिक सम्मेलन कार्यक्रम के आयोजन की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो सकता है और वो कोई धार्मिक सम्मेलन अगर करना चाहता है, ठीक है, जैसे धार्मिक गैदरिंग होती है, जागरण होते हैं, जगरात्रे होते हैं, जलसे होते हैं, किसी भी धर्म में अलग अलग जो भी रीति रिवाजों के हिसाब से जो भी कार्यक्रम या सम्मेलन, मीटिंग्स होते हैं, ठीक है, उनको उन आयोजनों को करने की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। किस आर्टिकल से मिलती हैं? आर्टिकल 26 से। ये भी क्लियर हुआ? अगला है आर्टिकल 27 की बात कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 27 बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक धार्मिक आय, जो भी रिलीजियस, जो भी धार्मिक संस्थाएं होती हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, ये सब, इनमें भी आपने देखा होगा क्या आता है? दान पात्र होते हैं। इनमें भी जो है पैसा आता है, दान आता है, तो ये धार्मिक आय होती है, ठीक। तो प्रत्येक धार्मिक आय को राज्य के द्वारा कर मुक्त समझा जाएगा। तो मंदिर में आने वाले पैसा, मंदिर में आने वाला चंदा, मस्जिद में आने वाला, मदरसों में आने वाला, चर्च में, कुछ भी, जहाँ पर भी जो भी धार्मिक रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर अगर दान आ रहा है किसी में भी, तो वो दान जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 27 में है। आर्टिकल 28 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 28 की बात कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? कोई भी शैक्षणिक संस्थान, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल, कुछ भी हो सकता है, वो धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, कोई भी हो सकता है कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों का मतलब यही है। तो वो संस्थान कभी भी ऐसा नहीं है कि जो धार्मिक शिक्षा है उसको कभी भी उपलब्ध नहीं कराएगा, ठीक है, वो धार्मिक स्टडी नहीं करवा सकता है। ये आर्टिकल 28 हो गए। तो 4 हो गए हमारे ये फंडामेंटल राइट। अब बात करते हैं, अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आर्टिकल 29 आता है इसमें। अनुच्छेद 29 किस बारे में बात करता है? अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। शिक्षा से संबंधित, तो हमारे देश की संस्कृति और शिक्षा से संबंधित ये अधिकार है। तो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को आप उसको मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी भाषा को आप प्रमोट कर सकते हैं भारत में, अपने कल्चर की, अपने इतिहास में, जो भी अभी अगर हम देखें
संस्कृति जो हमारी रही है उसका प्रचार प्रसार करने की इजाज़त दी गई है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में क्या है? आर्टिकल 30 में देखिए, भाषा व लिपि के विकास के लिए जो अल्पसंख्यक हैं, भाषा व लिपि के विकास के लिए अल्पसंख्यकों द्वारा धार्मिक संस्थानों की स्थापना करने की भी छूट दी गई है। मतलब ये है कि जो अल्पसंख्यक हमारे देश में कौन है? देखिए, हमारे देश में हमने अभी डिस्कस किया है कौन कौन हैं। हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, जैन धर्म के लोग हैं, पारसी धर्म के लोग हैं। तो यहाँ पर एक शब्द यूज़ किया है अल्पसंख्यक, इसको माइनॉरिटी इंग्लिश में कहते हैं। तो जो हिंदू हैं हमारे देश में वो उनकी जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये कहलाते हैं बहुसंख्यक। इनको बोलते हैं हम मेजॉरिटी, ठीक है, इनको बोलते हैं मेजॉरिटी या इनको बोलते हैं बहुसंख्यक, ठीक। दूसरे मुस्लिम, हिंदू के बाद में जितने भी धर्म के लोग भारत में रहते हैं वो कहलाते हैं माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक। अल्प मतलब कम, तो संख्या में कम, तो मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, बुद्ध, ये सारे क्या कहलाएंगे? ये अल्पसंख्यक हैं, यानी संख्या में कम है, ठीक है। ये क्लियर रहेगा। तो इनमें से कोई भी, ये आर्टिकल जो 30 है ये इन्हीं के लिए है। तो भाषा लिपि के विकास के लिए ये धर्म वाले जो हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के अलावा ये जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, भाषा और लिपि के विकास के लिए अल्पसंख्यक अपने संस्थानों को बना सकते हैं, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट क्रिएट कर सकते हैं, इसमें ऐसा छूट दी गई है। चलिए, अब आर्टिकल 30 तक हो गया। अब आता है आर्टिकल 31। हमने बताया था आर्टिकल 31 तो है नहीं। आर्टिकल 31 क्या हुआ करता था? पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। इस आर्टिकल को यहाँ से हटा दिया गया है और ये वाला आर्टिकल अब अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि आर्टिकल 31 में क्या हुआ करता था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था लेकिन अब नहीं है। क्लियर? तो वर्तमान में इसके अस्तित्व में नहीं है। इसकी जगह इसको कहाँ पर भेज दिया गया है? अब ये अनुच्छेद 300A में है। 31 वाला आर्टिकल 300A में पहुँचा दिया गया है। अगली हम बात करेंगे, अगला जो लास्ट फंडामेंटल राइट है हमारा वो क्या है? इसको देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये अनुच्छेद 32 है डायरेक्टली। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इस वाले आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस वाले आर्टिकल को कहा जाता है संविधान की आत्मा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जितने भी 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हमने डिस्कस किए हैं, इन राइट्स को अगर आपसे कोई छीनना चाहता है, कोई रोकता है इनको फॉलो करने से, इनको मानने से, इन पर कोई प्रतिबंध लगाता है, तो आप सीधे जा सकते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, भारत के उच्च न्यायालयों में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 के तहत ही जा सकते हैं। और जब आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाएंगे तो आर्टिकल 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार के आदेश जारी करता है आपके फंडामेंटल राइट्स को रिकवर करने के लिए, उनको बहाल करने के लिए। इनको हम डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, यहाँ पर रिट क्या है? ये सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए गए क्या होते हैं? आदेश होते हैं। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं किन मामलों में? जो मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी रिकवरी के लिए, उनको बहाल करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को कोई वायलेट करता है, उनको मानने से रोकता है, तो तब उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जाएगा व्यक्ति या फिर हाई कोर्ट जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जारी किए जाते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए, बहाली मतलब रिकवरी के लिए, अगर किसी से छीन लिए हैं तो रिगेन करने के लिए। मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए सर्वोच्च न्यायालय, मतलब इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भारत का दिल्ली में है। तो अभी आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट तो भाई किसी भी देश का एक ही होता, सुप्रीम होता, इससे बड़ा कोई भी कोर्ट नहीं होता किसी भी देश में। और भारत में अगर आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट कितने हैं, भारत के हाई कोर्ट कितने हैं? भारत में हाई कोर्ट हैं 25, ठीक है, भारत में हाई कोर्ट हैं 25। प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। अभी राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है, 8 यूटी हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। तो भाई सुप्रीम अगर हाई कोर्ट देखें तो संख्या में कम है। तो ध्यान से सुनिए, आगे चैप्टर आएगा आपका, ठीक है, तब उस वहाँ पढ़ रहे होंगे। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट हो। एक हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी
न्याय सुनिश्चित करता है या कर सकता है। ठीक है, इसीलिए 25 हाईकोर्ट हैं और सभी राज्यों के लिए हैं। तो कुछ हाईकोर्ट ऐसे भी हैं जो दो राज्यों के जो है क्या देखते हैं, मामले देखते हैं। चलिए आइए अपने इस पर। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए आर्टिकल 32 के अनुसार क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, रिट या 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। किन किन को करता है, ठीक। चलिए, अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं गया अपने मौलिक अधिकारों की रिकवरी के लिए या बताने के लिए, तो अगर वो हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 आर्टिकल 226 का प्रयोग करके 5 प्रकार की यही वाली रिट उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जारी करता है। क्लियर हुआ, दोनों प्रश्न पूछे हुए हैं। तो इन्हीं 5 प्रकार की रिट 5 प्रकार के आदेशों को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना, टू गेट द बॉडी। ठीक, तो एक तरीके से मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ठीक, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको जब गिरफ्तार किया गया है तो सबसे पहला कार्य यही होगा, जब अगर मान लीजिए हैबियस कॉर्पस इसको बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर ये रिट जारी करता है, ये आदेश जारी करता है हैबियस कॉर्पस, तो उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए बुलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उसको शारीरिक रूप से यानी फिजिकली सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा जब ये हैबियस कॉर्पस जारी की जाती है। जब हैबियस कॉर्पस जारी की जाती है, जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया उसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होता है। ठीक, एक ही रिट हो गई। चलिए सिंपल सी है, बहुत आसान भाषा में समझ लेंगे हम इनको। दूसरी है परमादेश, मैंडेमस। मैंडेमस क्या है, ये वाली जो रिट है मैंडेमस, ये आदेश तब जारी किया जाता है जो कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सार्वजनिक पदाधिकारी का मतलब हो जाए सरकारी अधिकारी जो होते हैं। ठीक, जब सरकारी अधिकारी उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, और अगर वो संविधान का पालन नहीं करते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई भी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ अधिकारी है और वो अपने जो भी कर्तव्य ड्यूटीज़ हैं उनका पालन नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, कहीं भी लिप्त है, ठीक है, ठीक तरीके से संविधान का पालन नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ये वाली रिट, जिसको बोलते हैं मैंडेमस या परमादेश। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, अगली है प्रतिषेध या इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। अच्छा, ये वाली जो रिट है, हमारे देश में जो सबसे बड़ा कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे कोर्ट आते हैं हाई कोर्ट, उससे नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, याद है आपको। तो ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के निचले वाले जो कोर्ट हैं कहलाते हैं अधीनस्थ कोर्ट। ठीक है, अंडर में चलने वाले कोर्ट। तो जो रिट है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ठीक है, जो हाई कोर्ट्स के अंडर में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं, ऐसे न्यायालय को भेजी जाती है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। अगर वो अपने क्षेत्राधिकार के, मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे जिले का कोई केस ले लेता है या सुनवाई कर लेता है, यानी कोई मान लीजिए अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर किसी दूसरे जिले के केस की सुनवाई कर लेता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का ये रिट। कौन सा है, प्रतिषेध। ये तब जारी की जाती है। तो ये किसके लिए है, अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जारी की जाती है। क्लियर हुआ ये। चलिए 3 हो गई हैं रिट। आइए चौथे रिट देखते हैं। चौथी रिट क्या है, उत्प्रेक्षण। चौथी रिट क्या है, उत्प्रेक्षण। इस रिट में जो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालयों के किसी भी मामले को, देखिए मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, हाई कोर्ट के इस केस को अगर ट्रांसफ़र करना है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, तो मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब कभी भी मामले का ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उसको या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा, तो ये भी अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है। तो ये रिट में जो है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों को किसी भी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगली है अधिकार प्रक्षा, क्यू वारंटो। लास्ट देखिए, लास्ट रिट क्या है, अधिकार प्रक्षा बोलते हैं, इसको क्यू वारंटो बोलते हैं। जो सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य कर रहे व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाकर जब कार्य करते हैं, सरकारी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं, तो उनको रोका जाता है इससे, क्यू वारंटो से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये सारी हो गई क्या हमारी रिट। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 35 तक है। ठीक, आर्टिकल 35 तक बताए गए हैं आपको फंडामेंटल राइट्स, तो 32 तक क्लियर हो गए हैं। अब बात करेंगे हम 33वें आर्टिकल की।
33वें आर्टिकल नहीं पूछा जाता है, 32 तक प्रश्न आ जाते हैं आपसे, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। संसद क्या कर सकता है, जो सेना होती है मिलिट्री और जो पैरामिलिट्री यानी अर्ध सैन्य बल और जो पुलिस अधिकारी हैं, इनके जो मौलिक अधिकार मिले होते हैं, इनको जो है मौलिक अधिकारों से वंचित कर सकती है, ये बताया हुआ है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए जितनी स्वतंत्रता आम नागरिक को दी गई है, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं, और ये मौलिक अधिकारों को गलत प्रयोग करने लगे, हमारे देश की जानकारी बाहर कहीं शेयर करने लगे, तो उनको भी इन मौलिक अधिकारों से रोक सकती है संसद। क्लियर है। आर्टिकल 34 की बात करते हैं। 34 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 34 में सेना विधि, आर्टिकल 34 में बताया गया सेना विधि, मार्शियल लॉ। तो जब चाहे संसद क्या कर सकती है, सेना विधि, सेना से संबंधित कानूनों को बना सकती है। अनुच्छेद 35 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 35 कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति दी है। देखिए, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किए जा सकते हैं, बट शर्त यही रहेगी कि भारत के संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये भी क्लियर हुआ। तो अनुच्छेद 35 क्या है, मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद की विधि बनाने की शक्ति है ये। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी अधिकार अगर आएगा तो वो संसद ही कर सकती है उसमें चेंजेस एक तरीके से। ठीक है, तो कानून भी बना सकती है, तो संसद का ही कार्य होगा, पार्लियामेंट का ही कार्य होगा। ये क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 को, DPSPs, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।